हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी माँ की विदाई। चलो ध्यान से जाना, अपना ख्याल रखना। यह सौभद्र भी पगला है पूरा। विवाह हो गया, बचपना भी नहीं गया। कहता है मम्मी आप भी हमारे साथ हनीमून पर चलिए। अकेले घर में कैसे रहेंगी। दरवाजा बंद करके खुद में ही मुस्कुराती बोलती आरती कमरे में आ गई, जहाँ बेड पर सामान ही सामान बिखरा था। उठाती जाती रखती जाती, कवर्ड को नए सिरे से सुधारना था तो नीचे से भी सामान निकालकर बाहर रखा। अचानक सड़क हाथ में आ गई, अपने विवाह की गहरे लाल रंग की लकदक करती सुनहरे सितारों से जड़ी साड़ी हाथ सहरता चला गया। उठाकर चेहरे पर लगाया तो अभी भी वही 25 बरस पहले की खुशबू बची थी। कितने अरमान से बाबा ने खुद जाकर अपनी और आरती की पसंद से खरीदी थी। बहुत खुश थे। अरमानों से पली नन्ही कली कब बड़ी होकर विदाई की घड़ी में प्रवेश लेती है। माँ बाप कहाँ भाग पाते हैं, सबको उदास छोड़कर बेटी नए साथी के साथ जीवन भर की मजबूत डोर में बन जाती है। साड़ी उठाकर सामने से लगाकर आईने में देखती है तो पीछे अभय अपनी माला पड़ी फोटो फ्रेम में मुस्कुराते हुए झांक रहा था। साड़ी एक झटके से फर्श पर गिर जाती है, आरती के बिखरे सपनों की तरह। हाँ, एक दशक का ही तो साथ रहा। लाल साड़ी, आहा, ये क्या पाप में कर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला गई। धीरे से तिरछी नजर साड़ी पर डालकर अंतर मन में चलते द्वंद को रोकने लगी। जब तुम थे क्या, तभी तक हम थे। अब तुम ना रहे, बाकी कुछ ना रहा। ये मेरी सांसें क्यों है चलती, हक नहीं कोई जब मैं रखती। बरसों का जमा अश्क आज सारे बंधन तोड़कर वह जाना चाहता था। कितने मिले कितने ही मिले हैं, बहुतों ने छोड़ दिया अब आस किसी से। आरती एक 45 वर्षीय सामान्य सी कद काठी की सांवले रंग तीखे ने नक्श की स्वामी, कहने को पैसे से अकाउंटेंट और कामकाजी महिला है। विचारों से आधुनिक व स्वतंत्र नारी फिर भी नहीं, बल्कि महिला जब बाहर निकलती है तो बाहर बड़ा एक कदम उसे 100 कदम पीछे ढकेलता है। कोई सहारा ना हो तो गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना हो, निकलना तो आपको ही होगा। बड़े चाव से अभय ने उसके लिए एक नया मकान खरीदा। इकलौता बेटा था, सिर्फ माँ, वो और आरती, तीनों ने साथ में एक छोटी गृहस्थी बसाई। माँ जी के लिए आरती बेटी के समान थी। तभी तो प्लेन क्रेश के दुखद हादसे के बाद जब पड़ोस की चाची आरती की चूड़ियां तोड़ने लगी तो कैसे मचलकर माँ जी और नन्ना सौभद्र चीखने लगा, ऐसा जुल्म ना करो, ऐसा जुल्म ना करो। क्या कोई सुनता इस पुकार को, जब दुनिया बनाने वाले की ही यही नियति थी। हादसे तो होते ही हैं घटने को, बहुतों के घर में ऐसे पाठ टूटते हैं। सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत शब्द शायद इसी कारण बने हैं। प्रयोग करो और आगे बढ़ो। लेकिन आज वह कहते हैं ना, अकेला मन घर है शैतान का बसेरा होता है। इसी कारण बिना खाए पिए आरती बिस्तर पर लेटे लेटे जीवन का पहिया पीछे घुमाने लगी। वैसे इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, वह बड़ा ही खां था। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की तरह है। जीवन के शून्य सदन में जलता है यौवन प्रदीप, हंसता तारा एकांत गगन में, सूखी सी सरिता के तट पर देवी है खड़ी सुने पनघट पर, अपने प्रिय दर्शन अतीत की कविता बाँच रही हो मन में, जीवन के इस शून्य सदन में। इंद्रधनुषी या सतरंगी जीवन अभय के जाने के बाद सफेदी ओढ़ कर बैठ गया। सुनी मांग सुना आकाश, नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले तीसरे दिन चले गए।
लेकिन उनकी नजरें सदैव उनके जीवन के हर पहलू के पीछे लगी रहती। विधवा का जीवन यूं गुजरा मानो मखमल की चादर पैरों के नीचे से खींच किसी ने अंगारों बड़ी कटीली झाड़ियों पर फेंक दिया। यह मत करो, वह मत करो, यहाँ ना जाओ, यह न खाओ, इस पूजा में ना बैठो, इस समारोह में ना खड़े हो, सिर्फ ना 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 और ना। कुछ सुहागिन सहेलियों ने इस कारण किनारा कर लिया कि उनके पति आरती पर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे थे। समझ सब आता था कि यह दया दृष्टि किस लालच की मनसा के कारण है। आरती का थोड़ा भाग्य अच्छा था कि माँ जी साथ थी और अभय के ऑफिस में ही नौकरी भी मिल गई। पैसे की परेशानी दूर हो गई। जीवन में पैसा कितना मूल्यवान है वह जान गई। यूं ही नहीं, इसके पीछे दुनिया दीवानी है। बस यही मसीनी जीवन तो कोई नहीं चाहता। कभी कभी आरती को लगता है सभी लोग समय के साथ सरपट दौड़ रहे हैं, फिर वही क्यों जड़वत है। उस दिन परिवार में एक विवाह समारोह था। दीदी जीजाजी की प्रेम में चूहलबाजी उसे सांप के जहर सा दंश दे रही थी। कभी उसे लगता जीजाजी जानबूझकर उसे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सारी रस्मों में वह एक अलग कोने में चुपचाप बैठी रही। दोबारा कभी ऐसी महफिल में गई नहीं, ना ज्यादा किसी ने आने के लिए दबाव दिया। 5 वर्षों बाद ऑफिस में ट्रांसफर होकर बास के रूप में विक्रम जी आया। वह पतझड़ के मौसम में वसंत का आगमन सा था। सबके लिए उनका व्यवहार समान रूप से अच्छा था। आरती पर नजरें करम खास थी। महसूस हुआ उसे अच्छा भी लगा। दूसरों की नजरों में कुछ किरकिरी सी गड़ने लगी। आरती अपनी मर्यादा जानती थी। विक्रम जी का सच चरित्र भी इससे छुपा नहीं था। दोनों की आयु में 6 से 7 वर्षों का अंतर था। उनकी पत्नी की मृत्यु 2 वर्षों पूर्व कैंसर से हुई थी। बेटा और बेटी का विवाह 1 वर्ष पहले संपन्न हो चुका था। अब अकेलापन उन्हें भी साल रहा था। नई उम्र की तुलना में बढ़ती आयु के साथ एक दोस्त की आवश्यकता अधिक होती है। यह दोनों को समझ आ रहा था। साफ तौर पर विक्रम जी ने कभी इजहार नहीं किया करते हुए कैसे समाज इनकी इजाजत कहाँ देता है। यहाँ तक कि बड़ा होता हुआ अपना बेटा सौभद्र भी ऑफिस के काम के कारण 1-2 बार विक्रम जी का आरती के घर पर आना जाना हुआ। जब प्यार से उन्होंने सौभद्र के सिर पर हाथ रखा तो वह धीरे से पीछे हट गया। शायद सौभद्र के विवाह तक की प्रतीक्षा में ही थे विक्रम जी। तभी विवाह का कार्ड लेते हुए उन्होंने आरती को अपनी जीवन संगिनी बनाने की इच्छा प्रकट कर दी। उस दिन ऑफिस से लौटने पर अभय की तस्वीर की ओर देखने की भी हिम्मत न हुई। अपने प्रेम से कितनी ही माफी मांगी। तुम्हारे सिवा किसी दूसरे के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। थोड़ी देर बाद दिल से बोला, सिवा की बात कहाँ है और अब अभी ही अब कहाँ है। इसी चिंतन में 20 दिन से अकेले ही खट रही है। तब से ऑफिस भी नहीं गई। सौभद्र के विवाह के नाम पर छुट्टी लेकर घर बैठी है। आज सुबह सुबह ऊटी से सौभद्र का फोन आया। अपना हालचाल बताया। बहुत खुश लग रहा था। बहुत स्वादी भी सुलझी हुई पढ़ी लिखी प्यारी सी लड़की थी। उससे बात करके बहुत प्रसन्नता होती है। एक बेटी की कमी उसने पूरी कर दी। विवाह के पहले भी 1-2 बार घर में आना जाना हुआ। वह सौभद्र के ऑफिस में ही काम करती थी। मिलकर लगा ही नहीं कि पहली बार आई है। न जाने क्यों इतनी जल्दी घुल मिल गई। शायद ऊपर वाला खुशियां बांटने पर आया है। 1 हफ्ते बाद दोनों घर वापस आए। ढेरों तोहफे लेकर कमरे में बैठे हंस हंसकर बातें कर रहे थे। शादी की फोटो बनकर आ गई थी, उसी पर चर्चा चल रही थी। तभी स्वादी पूछ बैठी, माँ आपके ऑफिस में बॉस विक्रम अंकल को शादी के फंक्शन में देखा था, वह बहुत अच्छे हैं। वह मुस्कुराए लेकिन सौभद्र का चेहरा तन गया। आरती कुछ ना बोली, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। कुछ समय बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। दोनों
दोनों कमरे साथ में बने थे तो उनकी बातों की आवाजें यहाँ भी आ रही थी। आखिर क्या बात है, तुम विक्रम अंकल के नाम पर नाराज क्यों हो गए? वह मुझे अच्छे इंसान लगे, स्वादी सवाल कर रही थी। मुझे ठीक नहीं लगती उनकी नजर। सौभद्र नाराजगी से बोला, नहीं नहीं, यह तुम्हारी गलत फहमी है। अच्छा, तुम थोड़े दिन में सब समझ गई। मुझे यह ठीक नहीं लगता, कुछ लोग गलत बातें करते हैं इस बारे में। लो, अब तुम्हें लोगों की परवाह हो गई। हमारे रिश्ते के समय तो तुमने ऐसा सोचा ही नहीं था। मेरी माँ विधवा है स्वादी। सौभद्र फपक कर रो पड़ा। मैंने कुछ सोचकर यह बात कही थी। तुम परेशान मत हो प्लीज, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती। मुझे तुम्हारी माँ का अकेलापन और दर्द महसूस होता है। मेरी तो माँ ही नहीं है, सिर्फ पापा है। इतने पढ़े लिखे होकर भी तुम विधवा की बात कह रहे हो। एक पंक्ति में मैंने कही पढ़ी थी, कितनी जख्मी सी है सुनो। पति की मृत्यु के बाद ही उसकी विधवा को एक कटोरा भांग और धतूरे पिलाकर नशे में मदहोश किया जाता था। जब वह शमशान की ओर जाती, कभी हंसते कभी रोते, चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की मचिया बनाकर उसे दबाकर रखा जाता, क्योंकि डर रहता वह दर्द ना सह सके। घी डालकर धुआं किया जाता, ढोल करतार और शंख बजाए जाते कि कोई उसका चिल्लाना अनुनय विनय सुन ना पाए, देख ना पाए। यही थी रोंगटे खड़ी करने वाली सती की प्रथा। इसको समाप्त करने के लिए कितने समाज सुधारकों और लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबने प्रयास किए और कानून बनाया। तुम सच्चे दिल से हाथ रखकर बताओ, फिर भी विधवा के हाल में कोई फर्क है? अब सगुन का तमगा लेकर बैठी है। इस रोज रोज के मरने से तो अच्छा था कि वह एक बार में सती हो जाती। चुप चुप हो जाओ। सौभद्र गुस्से में आ गया। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे उनकी आंखों में अभी भी जीवन की आस दिखती है। तुम ही सोचो, पापा के बिना वह कैसे रहती है। आखिरकार यह बहस आरती से सही न गई और उन्होंने कहा, सो जाओ बेटा तुम लोग। खुद उसकी आंखों से तो अनिद्रा का पहरा था। कुछ दिन चुपचाप गुजरने के बाद स्वादी फिर वही मसला लेकर खड़ी थी। आज संडे था, दोनों घर में शाम की चाय पर अच्छे से बातें कर रहे थे। माँ, आप पहले तो ऐसी नहीं थी, आजकल बहुत चुपचाप है। कुछ तबीयत सही ना हो तो डॉक्टर के पास चले। स्वादी आरती के पैरों में आ बैठी। नहीं बेटा, तुम अधिक महसूस कर रही हो। मैं तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। कहते कहते उन्होंने चेहरा घुमा लिया। तब वह सौभद्र के पास बैठ गई, फिर संभल कर बोली, विक्रम अंकल के ऑफिस में गई थी आज मैं। उन्होंने मुझसे कुछ कहा है माँ के बारे में। सभी वयस्क विवाह का हक रखते हैं, फिर विधवा ने कौन सा जघन्य अपराध किया है कि उसके छूने मात्र से सब अपवित्र हो जाता है? क्या पाप किया है विधवा ने? पुरुष की पत्नी की मृत्यु होने पर उसे दोषी नहीं समझा जाता। नारी जाति में पैदा होने का गुनाह है। क्या नारी इंसान नहीं, भावनाएं नहीं? परंपरा के नाम पर सुख से वंचित करोगे तुम। तुम्हारी नारीवादी भैंस बीच में कहां से आ गई? मैं तो यह सोचकर डरता हूँ कि माँ जब इस घर से विदा हो जाएगी तो मुझे उनकी याद आएगी। सौभद्र के दुखी चेहरे पर मुस्कान फैल गई। क्या? हाँ सिर्फ क्या? हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी उनसे मिला था। फिर सौभद्र भी माँ के पैरों के पास आ बैठा। माँ, मैंने अपनी आपकी शादी का फैसला किया है। आप मुझसे नाराज तो नहीं? आरती चुप रही है, चुप रह रही है, सिर्फ चेहरे पर सुकून फैल रहा था। सब अपनी बेटी की विदाई करते हैं, मैं अपनी माँ की विदाई करूंगा। दुख तो मुझे बहुत होगा, लेकिन इस उम्मीद पर खुश हूँ कि मेरी माँ अब हर सुख की भागीदार रहेगी। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ, लेकिन सौभद्र जरा सोचो, सिर्फ विवाह ही तो हल नहीं है।
मेरा मानना है कि विधवा को अन्य सामान्य नारियों के जैसा समझने की मानसिकता को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं। हाँ, सही कहा, सबको सोचना चाहिए।